हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं शैवालों के बारे में और ब्रायोफाइट के बारे में। तो जो तीसरा है वो हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं ये प्राथमिक बीजविहीन संवहनी पौधे होते हैं जो बीजाणुभेद, पादपकाय और अस्पष्ट स्वतंत्र युग्मोभेद में विभेदित होते हैं। इन्हें संवहनी क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। अब मतलब इसका समझ लीजिए कि प्राथमिक बीजविहीन संवहनी पौधे होते हैं। अभी देखिए, हम जो है अगर हम पढ़ रहे हैं पौधों के बारे में तो हमने पहले पढ़ा शैवाल, उसके बाद पढ़ा ब्रायोफाइट। और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है हम उसी क्रम में पढ़ रहे हैं जिस तरह से पौधों का विकास हुआ होगा। तो अब जो है टेरिडोफाइट जो है ऐसे ही संवहनी पौधे हैं। संवहनी पौधे इनको इसलिए कहा जाता है कि इनमें जो है संवन ऊतक का निर्माण हो चुका है। संवन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम, इसके कारण इनको संवहनी पौधे कहते हैं। और अभी बीज का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए इनको बीजविहीन कहते हैं। जो स्पष्ट बीजाणुभेद, पादपकाय और अस्पष्ट स्वतंत्र युग्मभेद में विभेदित होते हैं। तो बीजाणुकाय, पादपकाय जो है ये स्पोरोफिटिक जो स्टेज होती है जिसको हम इंग्लिश में स्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं और हिंदी में हम उसको बीजाणुभेद पादपकाय कहते हैं, उस अवस्था में होती है। और इसमें अस्पष्ट स्वतंत्र युग्मभेद यानी गैमेटोफिटिक स्टेज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसमें अस्पष्ट उस स्थिति में होता है। अभी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे इसको तो आपको पूरा समझ में आएगा, उस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए इनको एक दूसरा नाम भी है टेरिडोफाइट का, संवहनी क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं वो दिखते कैसे हैं, हम उनका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम हैं ये हैं टेरिडोफाइट्स के। ये जो आप देख रहे हैं ये टेरिडोफाइट्स के डायग्राम है। तो जो पहला डायग्राम है वो है सैलेंजिला का, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं दूसरा वाला ये है इक्विसिटम का। ये है फर्न और ये है सेल्विनिया। तो ये जो चारों चित्र आप देख पा रहे हैं ये आते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि टेरिडोफाइट्स में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सर्वप्रथम किनका आवास कहाँ होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये स्थलीय होते हैं जो नम, छायादार स्थानों, चट्टानों और पेड़ों के तनों आदि पर उगते हैं। कुछ पादप जो होते हैं वो जलीय तथा मरुस्थलीय आवासों में भी पाए जाते हैं, जैसे इक्विसिटम जो है वो मरुस्थलीय अवस्था में या मरुस्थलीय जो है आवास में मिलता है, और एजोला और सेल्विनिया जो है वो जलीय जाति है यानी जलीय वातावरण में मिलता है। तो हम एक कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट है वो एकदम गीली जगह जहाँ नमी है, जहाँ छायादार जगह है, या कुछ जो चट्टाने हैं या कुछ पेड़ों पर भी उगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है नमी गीली जो है उस जगह पर ये उगाते हैं या उगते हैं या पाए जाते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि ज़्यादातर ये नमी गीली जगह पर और जहाँ पर है वहाँ पर पाया जाता है। तो कुछ जातियाँ इसकी जलीय हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जातियाँ हैं वो उसकी जलीय, लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जो मरुस्थलीय है। जैसे कि हमने कहा है जो इक्विसिटम है, इक्विसिटम जो टेरिडोफाइट है वो मरुस्थलीय है, और अजोला और सेल्विनिया है वो जल में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पादपकाय, यानी इसका जो है अगर हम देखते हैं बाहर से तो ये दिखने में कैसा है, या इसका जो हम बोल सकते हैं इसकी आकारिकी कैसी है, बाहर से कैसे दिखता है। तो ये एक बीजाणु भेद द्वारा निरूपित होता है, अर्थात मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। बीजाणु भेद स्पष्ट तथा वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। ये देखिए, ये दोनों चित्र जो हम पहले भी देख चुके हैं ये हैं टेरिडोफाइट के, और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों चित्र हैं ये जो अवस्था जिसमें है ये है स्पोरोफाइट, जिसको हम बीजाणुभेद भी कहते हैं। और जो मुख्य बात है इस जो बीजाणुभेद की वो ये है कि हम देख पाते हैं कि इसमें जो है स्पष्ट तना, पत्तियां और जड़ें हैं। आप इस वाले में भी देख सकते हैं, यहाँ राइजो की फॉर्म में जड़ें हैं, तना है और पत्तियां हैं।
क्योंकि जो ब्रायोफाइट हमने पढ़ा था, तो ब्रायोफाइट में सिर्फ आभासी पत्ते थे, यानी तने के जैसा तना, पत्तियों के जैसा पत्तियां या जड़ों जैसे राइजोड थे, जिन्हें मूलाभास कहा जाता है। तो कुछ मूलों के जैसे मूलों का आभास कराने वाले मूलाभास थे, लेकिन अब टेरिडोफाइट में जो है पूर्णतः विकसित पत्तियां हैं, तना है और जड़ें हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि टेरिडोफाइट तक आते आते जो यहाँ पर जो इनमें पादप होते हैं, टेरिडोफाइट में जो सदस्य हैं जो पादप, उनमें अब तना, पत्तियां और जड़ें विकसित हो चुकी हैं। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ जड़ें, पत्तियां और तना विकसित हो चुका है। और इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पर्व और संधियाँ भी पर्व और पर्व संधियाँ जो है वो देखी जा सकती है। तो यानी एक तने का जो है तना, पत्तियां, उनका विकास हो चुका है इसमें। अब पादप काय की बात आते हैं पत्तियों पर। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनमें पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लघुपर्णी और दूसरी होती है गुरुपर्णी। लघुपर्णी से तात्पर्य है छोटी छोटी पत्तियों से, और लघुपर्णी से मतलब है बड़ी पत्तियों से। जैसे कि सिलेंजुला में पत्तियां छोटी होती है और फर्न में बड़े आकार की होती है। यानी इनमें जो है पत्तियां, अगर हम बोले कि अब पत्तियां विकास हो चुकी है टेरिडोफाइट में, तो पत्तियां भी यहाँ दो प्रकार की, कुछ में बहुत छोटी छोटी सी हैं और कुछ में बहुत बड़ी हैं। तो एक बार डायग्राम से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो सैलेंजिला है इसमें बहुत छोटी छोटी पत्तियां हैं, और वहीं फर्न में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार की लंबी लंबी पत्तियां हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो पत्तियां हैं वो दो तरह की हैं, लघु और गुरुपर्ण। अब है संवहन ऊतक। तो हमें पता है संवहन ऊतक क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसके द्वारा जो पौधा होता है वो अपना जो है कि जो मिट्टी है यानी मृदा है, उससे जितने भी खनिज लवण है वो जो पौधे में पहुंचाते। इसके साथ में जो जल होता है, जल के साथ जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो जड़ों से लेकर वो पौधे की पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, उन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। तो टेरिडोफाइट जो है, इनमें है संवहन ऊतक का निर्माण हो जाता है, इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, और इसमें दोनों ऊतक जो हैं जाइलम और फ्लोएम, वो दोनों ही इनमें पाए जाते हैं। तो देखिए इनमें क्या होते हैं, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी इनमें होते हैं, इसलिए इनको संवहनी पौधे भी कहा जाते हैं। अब आते हैं हम बीजाणु पर्ण के ऊपर। तो बीजाणु पर्ण जो है, बीजाणु धानियों में बनते हैं तथा बीजाणु धारण करने वाली पत्तियां बीजाणु पर्ण कहलाती है। बीजाणु धानियां पत्तियों की सतह पर उत्पन्न होती है। तो जो है इनमें जो है, अगर हम संवहन ऊतक तो है ही, अगर जनन की बात करें तो जो जनन है वो इनमें कायिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। जब लैंगिक जनन होता है तो वो बीजाणु के द्वारा होता है, और ये जो बीजाणु हैं ये बीजाणु धानियों में बनते हैं। और बीजाणु धानियाँ जो होती हैं वो पत्तियों के ऊपर लगी हुई होती है, जिनको बीजाणु पर्ण कहते हैं। ये जो बीजाणु धानियाँ हैं ये पत्ती की सतह पर उत्पन्न होती हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो बीजाणु पर्ण, बीजाणु क्या है, जिनसे जो है जो टेरिडोफाइट है, यानी टेरिडोफाइट में भी कौन सा, जो टेरिडोफाइट है उसमें जो है युग्मोभेद वो इससे जो है वो बनेगा। तो बीजाणु जो है वो किन में बनते हैं, बीजाणु धानियों में। और बीजाणु धानियाँ किस पे लगी होती हैं, पत्तियों के एक समूह में होती हैं, जिसको बीजाणु पर्ण कहते हैं। और ये जो है टेरिडोफाइट की पत्तियों पर उत्पन्न होती हैं। अब इस स्पोरोफाइट होने के कारण बीजाणु धानियाँ जो होती हैं द्विगुणित होती हैं, और ये मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से घिरी रहती हैं तथा इनके केंद्र में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में हुए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर टेरिडोफाइट एक पौधा है तो पौधे में से जिस प्रकार से बीज उत्पन्न होते हैं ताकि उससे नया पौधा बने, उसी प्रकार टेरिडोफाइट की जो अवस्था होती है, हमें पता है जो अभी हम देख रहे हैं, हमने जितनी अभी पिक्चर्स देखी
वो किस अवस्था में है? स्पोरोफाइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजाणुभिद। तो बीजाणुभिद अवस्था में क्या उत्पन्न होते हैं? उसमें बीजाणु। ठीक है, अब ये बीजाणु किस में लगते हैं? बीजाणुधानियों के अंदर उत्पन्न होते हैं। और ये बीजाणुधानी जो है किसके ऊपर लगी होती है? पत्तियों से घिरी हुई रहती है, और समूह में जब हो जाती है और पत्तियों से घिरी हुई रहती है उसे बीजाणुपर्ण कहते हैं। तो इस बीजाणुपर्ण में वो उत्पन्न होती हैं। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर है ये जो है बीजाणु जो है, यानी बीजाणुधानी के अंदर से बीजाणु निकले, और ये जो बीजाणु है वो मात्र कोशिकाओं से बनते हैं। इनके अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। यहाँ पे मैंने एरो डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट ही है, और कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि देखिए जो भी बीजाणुपर्ण है, ये देखिए मैं बीजाणुपर्ण की बात नहीं, मैं बीजाणु की बात करती हूँ कि बीजाणु है, हम उसको उस तरह से भी समझते हैं कि आज के जितने भी पादप पाए जाते हैं उनमें क्या होते हैं? बीज होते हैं। और बीज किस में पाया जाता है? फल में। और फल कहाँ लगा रहता है? अगर डाली से कवर है तो वो। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बात कर रही हूँ फलों की, तो ये कुछ उसी प्रकार से कि जो बीज हैं वो क्या हो गए? बीजाणु। अब बीजाणु किस में पाए जाते हैं? बीजाणुधानी में। जैसे बीज कहाँ पाए जाते हैं? फल में। और ये फल कहाँ पर लगा हुआ है? बीजाणुपर्ण में। ठीक है, यानी जो ढका हुआ रहता है जो है उसको बोलेंगे बीजाणुपर्ण। तो कुछ उसी प्रकार से ये है कि जो टेरिडोफाइट है उसमें क्या होते हैं? बीजाणु। और ये बीजाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? बीजाणुधानी के अंदर। और बीजाणुधानी जो है कुछ पत्तियों के समूह से घिरी हुई रहती है या समूह में है, उसको बोलते हैं बीजाणुपर्ण। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं वापस इस बीजाणुधानी की बात कर रही हूँ। इस बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं? बीजाणु। और जब ये अभी ये तो बीजाणु तो परिपक्व अवस्था में हो गए, यानी मैच्योर स्टेज पे क्या बने? बीजाणु परिपक्व अवस्था में। लेकिन ये जब मतलब बिफोर, जब ये है कि ये मैच्योर होने से पहले या परिपक्व होने से पहले ये किसके कारण बनते हैं? मात्र कोशिकाओं में। और मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण ये बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बीजाणु के ऊपर। बीजाणु जो होते हैं, बीजाणुधानी के फटने पर अगुणित बीजाणु हवा द्वारा दूर दूर प्रकीर्णन किए जाते हैं, जो अंकुरण कर युग्मभेद का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है बीजाणु भेद जो है, बीजाणु भेद से क्या हुआ? बीजाणु जो है वो गिरे और उससे किसका निर्माण हुआ? युग्मभेद का। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, शायद आपको उससे समझ में आए। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये एक बीजाणु भेद है। ठीक है, अभी हमने इतने सारे डायग्राम देखे, तो मान लीजिए कि ये जो है इक्विसिडम का डायग्राम है, और इक्विसिडम का जो है ये बीजाणु भेद अवस्था है। ठीक है, अब बीजाणु भेद में ऊपर जो है कोन है, जिसमें से क्या गिरे? सारे बीजाणु गिरे। और हमें पता है बीजाणु जो है कहाँ उत्पन्न हुए थे? बीजाणुधानी में। और बीजाणुधानी कहाँ लगी होती है? बीजाणुपर्ण के अंदर। ठीक है, तो ये मैं बात कर रही हूँ, ये बीजाणु कहाँ उत्पन्न हुए? बीजाणुधानी के अंदर। और ये बीजाणुधानी कहाँ है? बीजाणुपर्ण के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो बीजाणुधानी है उसमें से क्या बने? बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन से। और किस क्रिया से बने थे? मात्र कोशिकाओं में जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ उसके द्वारा ये बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये देखिए, ये जो बीजाणु भेद है, अगर आपने ब्रायोफाइट वाली क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की होगी तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये बीजाणु भेद है, इसमें से ये क्या हुआ? बीजाणु जो है वो गिरे। ये बीजाणु भेद अवस्था, उसमें से बीजाणु, और उस बीजाणु से किसका निर्माण हुआ? नए युग्मभेद का। ठीक है, ये बीजाणु भेद था या बीजाणुधानी थी, उसमें से ये बहुत सारे बीजाणु गिरे, और गिर के बहुत दूर दूर हवा में दूर दूर जाते हैं, इनका परिकरण होता है, और अंकुरण से कौन उग रहा है? युग्मभेद। ठीक है, शायद इस रफ डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं युग्मभेद। ये जो हुआ ना, ये निर्माण, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो युग्मभेद जो निर्माण हुआ है, ये स्वतंत्र जीवी हो सकता है, छोटा थैलाब संरचना जिसे प्रोथैलस भी कहते हैं,
तो देख सकते हैं कि कई बार अकेला अगर उग रहा है, किसी की आवश्यकता नहीं है, तो ये छोटे थैलाब जो है संरचना में होता है, इसको प्रोथैलस कहते हैं। और थैलिस बहुकोषीय हो सकता है तथा ठंडे, गीले एवं छायादार स्थान पर उगता है। ये जो है वही है कि टेरिडोफाइट का सदस्य है, मतलब टेरिडोफाइट ही है, तो ठंडे, गीले और जहाँ छायादार जो होती है स्थान, वहाँ पर ये उगता है। अब देखिए, निषेचन के लिए इनको जल की आवश्यकता तथा अन्य विशिष्ट सीमित आवश्यकताओं के कारण टेरिडोफाइट जो है भौगोलिक रूप से सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि जो टेरिडोफाइट है, इनको निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता है? जल की आवश्यकता है। और जल की आवश्यकता के कारण जो होता है, कई बार क्या होता है कि इनको जब भी निषेचन होना है तो वहाँ पर क्या है, अब देखिए, इनको निषेचन के लिए क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो कई बार जल उपलब्ध न होने के कारण जो है निषेचन नहीं हो पाता है, और इसी कारण और अन्य कई सारी विशेष और कुछ सीमित आवश्यकताओं के कारण जो है, इसीलिए जो टेरिडोफाइट है उनकी संख्या बहुत सीमित है, और इसीलिए ये कुछ ही सीमित जो है भौगोलिक रूप में ही ये सीमित रह गया है। तो हम कह सकते हैं टेरिडोफाइट जो है बहुत कम इसलिए पाया जाता है क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, और कई बार वो जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण जो है, जो ये टेरिडोफाइट में निषेचन नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत सीमित है और कुछ ही सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जनन अंगों की। तो प्रोथैलस पर नर और मादा जनन अंगों का विकास होता है। तो नर जनन अंगों को बोलते हैं पूधानी और मादा जनन अंग को बोलते हैं स्त्रीधानी। तो ये थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी हमने कहा यहाँ बीजाणु भेद था, यहाँ बीजाणु गिरे और फिर क्या बना? युग्म भेद। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा? प्रोथैलस भी कहा। अब ये प्रोथैलस पे जो है नर और मादा जनन अंगों का विकास होता है। तो नर जनन अंग को हम बोलते हैं पूधानी। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने ब्रायोफाइट में भी पढ़ा था, सेम वैसा ही है। तो नर जनन अंग को बोलते हैं पूधानी और माता जनन अंग को बोलते हैं स्त्रीधानी। और नर जनन अंग से किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का। और मादा जनन अंग से निर्माण होगा मादा युग्मक का। और हमें पता है बिल्कुल ब्रायोफाइट की जैसा ही है, नर युग्मक से क्या बनेगा? पुमणु, और मादा युग्मक से निर्माण होगा अंड का। इन दोनों के निषेचन, यानी जो पुमणु है ये जल के द्वारा जो है यहाँ मादा युग्मक तक जाता है, मादा युग्मक है वहाँ तक जाता है, और उससे जो है इनका जनन होता है, निषेचन होता है। निषेचन से इसका जो है युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये देखें, शायद स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए, ये जो प्रोथैलस बना ना, यहाँ पर युग्मोभेद, तो यहाँ नर जनन अंग को हम बोलते हैं पूधानी, मादा जनन अंग को बोलते हैं स्त्रीधानी। ठीक है, तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों का निर्माण होता है, और नर जनन अंग से बनता है नर युग्मक, मादा जनन अंग से मादा युग्मक। तो नर युग्मक का नाम है पुमणु और मादा युग्मक होता है अंड। ठीक है, अब ये जो पुमणु है, जो पुमणु का हम अगर कहें तो ये जो पुमणु होता है, तो ये जल में तैरकर अंडधानी के मुख तक पहुंचता है। ये जो है, ये यहाँ से जल द्वारा जो है स्त्रीधानी जिसे हम कहते हैं उसके मुख तक पहुंचता है, और वहां प्रवेश करके ये अंड के साथ जो है निषेचन होता है, और निषेचन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। इस युग्मनज का निर्माण होगा। तो ये जो निषेचन होता है वो प्राय जल में होता है, और अगर वो जल की ना मिल पाए तो इनमें निषेचन जो है मुश्किल होता है, इसलिए हमने कहा कि ये जो है सीमित है। तो फिर से थोड़ा समझ लीजिए, ये है नर युग्मक, ये मादा युग्मक। मादा में पुमणु, पुमणु जो है जल के द्वारा जो है स्त्रीधानी के मुख में प्रवेश करते हैं, जो स्त्रीधानी होती है वहां जाते हैं और अंड के साथ निषेचन करते हैं। ठीक है, वहां प्रवेश करके स्त्रीधानी के और अंड के साथ निषेचन करके युग्मनज बनाते हैं, और इस युग्मनज से
ये जो जाइगोट है, जाइगोट को हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। इस युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण से बनेगा स्पोरोफाइट, यानी ये वाली अवस्था। ठीक है, और ये वाली अवस्था से फिर वापस क्या बनेंगे, बीजाणु। ठीक है, तो ये युग्मनज बना, युग्मनज से क्या बना, स्पोरोफाइट, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं बीजाणुभेद अवस्था। और बीजाणुभेद अवस्था से क्या, किसका निर्माण होगा, बीजाणु का। तो ये कुछ जनन इस प्रकार से होता है। ठीक है, आपको क्लियर होना जाना चाहिए कि यहाँ से जो था पुंमणु और अन, उनमें निषेचन हुआ, युग्मनज बना, और युग्मनज से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, उससे बनेंगे बीजाणु। अब हम बात करते हैं बीजाणु। तो टेरिडोफाइट में एक प्रकार के बीजाणु, जिन टेरिडोफाइट में एक प्रकार के बीजाणु होते हैं उनको बोलते हैं समबीजाणु। उदाहरण है इसका लाइकोपोडियम। लेकिन कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट हैं जैसे कि सिलेंजिलिना और मार्सिलिया। इनमें जो बीजाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी लघु और गुरु। इनको बोलते हैं विषम बीजाणु। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमने कहा बीजाणु जो है, यहाँ बीजाणु बने ना स्पोरोफाइट से, ये बीजाणु कैसे हो सकते हैं, सम बीजाणु हो सकते हैं या विषम बीजाणु हो सकते हैं। सम बीजाणु का मतलब है जो बीजाणु बने हैं वो एक जैसे शेप के हो सकते हैं, एक जैसे आकार, मतलब जो एक जैसे आकार के होंगे और एक जैसे दिखने में हो सकते हैं। ठीक है, जो समान आकार के, समान दिखने में है, उनको बोलते हैं समबीजाणु। तो उनको हम बोलते हैं समबीजाणु, जिसके लाइकोपोडियम में मिलते हैं। दूसरे है विषम बीजाणु, यानी दोनों अलग अलग आकार के हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु का मतलब है छोटे छोटे बीजाणु, और गुरु बीजाणु का मतलब है बड़े बड़े बीजाणु। यानी अगर बीजाणु निर्माण हो रहे हैं तो बड़े और छोटे अलग अलग आकार के जो बनते हैं, तब ऐसे ही अगर बीजाणु निर्माण होता है तो ऐसे टेरिडोफाइट को जो उन बीजाणु को विषम बीजाणु कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बीजाणु जो है दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, जिनमें समान आकार के होते हैं उन्हें सम बीजाणु, और जिनमें भी विभिन्न विभिन्न आकार के होते हैं उनको विषम बीजाणु कहते हैं। अब देखिए, नर बीजाणु से नर युग्मोभेद तथा गुरु बीजाणु से मादा युग्मोभेद का विकास होता है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, नर बीजाणु से नर युग्मोभेद बनेगा और गुरु बीजाणु से मादा युग्म का विकास होता है। इसमें मादा युग्मोभेद जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बीजाणु भिन्न से जुड़ी रहती है। इस प्रकार निषेचन हेतु बाह्य जल की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है, और मादा युग्म से ही युग्मनज का विकास होता है, जो एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये युग्मोभेद स्टेज थी। यहाँ तो मैंने छोटा पौधा जैसा बनाया, ये बड़ा हुआ और इसमें से क्या बने, नर युग्मक या मादा अंग बने। ठीक है, इस वाले युग्मोभेद के अंदर फिर उसमें निषेचन हुआ। अब मान लीजिए ये नर युग्मक से कहाँ गया, मादा युग्मक में, और मादा युग्मक में स्त्री धानी के अंदर क्या हुआ, निषेचन हुआ, जहाँ पे ये पुंमणु जो है इस अंड के साथ निषेचित हुए, और निषेचित होकर उन्होंने क्या बनाया, युग्मनज। तो मान लीजिए अगर ये मादा पौधा है, ठीक है, युग्मभेद, तो इसी के अंदर ही किसका निर्माण हुआ, ये नए पौधे का, स्पोरोफाइट का। आया समझ में, युग्मनज जो है वो किसमें निर्माण हो रहा है, इसमें। तो जब तक वो बड़ा होता रहेगा वो पोषण किससे लेगा, इससे। ठीक है, तो वही बात यहाँ समझाई जा रही है कि मादा युग्मभेद जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करती है, बीजाणुभेद से जुड़ी रहती है। और इस प्रकार जो है, अगर उस पूरा जल, हमने कहा निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है, तो कुछ हद तक जल की आवश्यकता को खत्म कर देती है, और मादा युग्मोभेद से ही युग्मनज का निर्माण होता है, जो बाद में जाके क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। ये घटना जो है उसको महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि इसी से धीरे धीरे बीजी प्रवृत्ति का विकास होता है। बीजी प्रवृत्ति से मतलब है बीज निर्माण से। ठीक है, अभी तक आपने देखा एल्गे पढ़ा था, जिसको हम शैवाल बोलते हैं, ब्रायोफाइट पढ़ा था, वहाँ पे आपने कहीं नहीं पढ़ा कि वहाँ पे बीज का निर्माण हुआ है। और हम अब पढ़ रहे हैं उद्विकास, यानी विकास, एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पौधे जो है वो धीरे धीरे विकास उनकी ओर बढ़ रहे हैं। हमने देखा अभी एल्गे में कहीं पे वहाँ पे जड़े का उल्लेख नहीं था, कहीं पत्तियों का उल्लेख नहीं था। ब्रायोफाइट में भी हमने जब बात की तो हमने कहा पत्तियों जैसे वहाँ है,
जड़ जैसा है, तने जैसा है। लेकिन अब जो है टेरिडोफाइट, उसमें यहाँ अवस्था होगी कि जनन जब हो रहा है तो जब बीजाणु बन रहे हैं, तो बीजाणु बनने के बाद जो है इसमें जब जनन हुआ और जो है कि इसमें जब भ्रूण बना, तो भ्रूण कुछ इस प्रकार से बना कि जिस प्रकार से जो आज जो सबसे विकसित पौधे हैं आवृतबीजी, उनमें जैसे बीज बनता है, वैसे जिनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उनमें जैसे बीज बनता है, वो कुछ उस प्रकार से बनना स्टार्ट हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि ये बीजी प्रवृत्ति का जो था विकास था। तो ये था उसका जनन। अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट का वर्गीकरण। तो टेरिडोफाइट का जो है 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। तो हम वर्गीकरण की बात कर रहे थे, तो टेरिडोफाइट को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला है साइलोप्सिटा, दूसरा है लाइकोप्सिटा, तीसरा है स्फेनोस्पिटा और फोर्थ है जो चौथा हम बोल सकते हैं टेराप्सिटा। तो फर्स्ट जो है यानी पहला जो है वो है साइलोप्सिटा। तो साइलोप्सिटा जो है इस वर्ग की जो अधिकांश पौधे होते हैं वो जीवाश्म हैं, यानी वो बहुत पहले पाए जाते थे। आजकल जो है अभी कुछ हैं वो नहीं मिल पाते, वो जीवाश्म के रूप में पहले पाए गए थे। और इनमें जो होते हैं बीजाणु जो है, इस पादप में सम बीजाणु होते हैं और बीजाणुधानी या तो तने या शाखाओं के अग्रभाग पे होती है। तो ये जो है साइलोप्सिटा, इसमें सम बीजाणु यानी जो बीजाणु उत्पन्न होते हैं वो समान आकार के हो सकते हैं या समान दिखने में हो सकते हैं। तो सम बीजाणु होते हैं। उदाहरण जो है उनका इसका वो है राइनिया और साइलोटम। दूसरी जो वर्ग है वो है लाइकोप्सिटा। इनमें जो बीजाणु होते हैं वो सम बीजाणु होते हैं। सम बीजाणु और विषम बीजाणु दोनों हो सकते हैं, यानी या तो वो समान आकार के होंगे या विषम आकार के होंगे, ठीक है, यानी अलग अलग आकार के होंगे। और इसका उदाहरण है लाइकोपोडियम और सिलेंजिना। सिलेंजिना का जो डायग्राम है मैं आपको दिखा, ये है सिलेंजिना, ठीक है। इसमें जो है दोनों प्रकार के जो है बीजाणु मिलते हैं। तीसरी जो वर्ग है वो है स्फेनोप्सिडा। इसे हॉर्सटेल भी कहा जाता है। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, हॉर्सटेल जो है पादपों को कहा जाता है। लंबी छड़ीनुमा आकार के रहते हैं और कुछ दिखने में ऐसा लगता है कि किसी की पूंछ जैसे हो। तो ये जो है इसमें पौधे आते हैं उनका नाम हॉर्सटेल है। और इनमें जो है बीजाणुधानी धरों पर एक शंकु के रूप में होती है, यानी जितनी भी बीजाणुधानियाँ हैं वो जो एक शंकु के रूप में आपको मिलेंगी। हमने कहा ना ये बीजाणुधानियाँ जो है वो जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं वो एक कोण के फॉर्म में लगी हुई रहेगी, पत्तियों पर एक कोण या शंकु के रूप में मिलेगी। और इसका उदाहरण है इक्विसिटम। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, और आप देख रहे हैं बीजाणुधानी जो है एक शंकु के रूप में यहाँ पे स्थित है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बीजाणु हैं और ये बीजाणुधानी है जो एक कोण की फॉर्म में वहाँ पर है। अब जो लास्ट है वो है टेराप्सिडा। इसकी पत्तियाँ बड़ी और मेगाफिलम होती हैं। हमने पढ़ा था पत्तियाँ 2 थी, एक जो है लघु माइक्रोफिल जो उसको माइक्रोफिलस बोलते हैं और एक है मेगाफिलस। तो पत्तियाँ जो होती हैं टेरिडोफाइट में 2 प्रकार की होती हैं। अगर हमने जब अभी पढ़ा था उसके बारे में, तो एक को हम बोलते हैं लघुपर्णी और गुरुपर्णी। तो जो है टेराप्सिडा उसमें जो है गुरुपर्णी, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं मेगाफिलम, यानी बड़ी बड़ी होती हैं। और बीजाणुधानियाँ जो होती हैं वो पुंज में मिलती हैं, एक यानी गुच्छे के रूप में मिलती हैं, और इन्हें फर्न कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ फर्न का यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। ये जो सारे फर्न होते हैं वो टेराप्सिडा में आते हैं। इसका उदाहरण जो है वो है टेरिडियम और ड्राइपैरेटस। तो उसका डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये डायग्राम है ड्रायोपैट्रस का। ड्रायोपैट्रस का डायग्राम ये है, जो एक फर्न है। तो ये था वर्गीकरण। अब इनका आर्थिक महत्व, कि इनका आर्थिक महत्व क्या है। तो ये जो होते हैं ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट होते हैं वो सजावटी पौधे होते हैं। अभी हमने देखा इनमें कोई पुष्प वगैरह नहीं, लेकिन इनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती है कि इनको सजावटी पौधे की तरह उपयोग में लिया जाता है। दूसरा है कुछ टेरिडोफाइट जो हैं उनको होम्योपैथिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाइकोपोडियम में है, उसके उदाहरण है टेरिडियम और डायडोपैट्रस। ये जो है औषधि रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेरिडोफाइट। थैंक यू।